हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद है। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस नगला हरजी में। केमिस्ट्री की इस क्लास में आपने कल तक पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटलों में स्थित होते हैं और ऑर्बिटलों से उपकोष और उपकोषों से कोष बनते हैं। पढ़ा था, याद हो गया होगा। उसमें आपने जाना था क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, वो आप सीख चुके होंगे। जिनको नहीं पता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं और कोष क्या होते हैं, ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए और वहाँ से उनको याद कर लीजिए। तो कल मैंने जैसे बताया आपको ऑर्बिटल कि एस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, एस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी उपकोष में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई। डी उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? 5। और एफ उपकोष में आपके ऑर्बिटलों की संख्या होती है 7। क्लियर हुआ? ये कल भी आपने जाना था। जिनको नहीं पता वो हमारी पीछे की वीडियो देख लें, पता लग जाएगा। तो एस उपकोष में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। फिर आपको बताया गया था कि एस जो कोष है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आप जब ये कोषों को भरोगे ना, ऑर्बिटलों को भरोगे, तो कैसे भरेंगे हम, है ना? कि मान लीजिए जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा कहाँ पे आएगा, तीसरा कहाँ पर आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये किसने बताया हमें? किसने बताया? हाँ बताओ, किसने बताया? हुंड ने बताया। किसका नियम आता है सबसे पहले? हुंड का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे हम? हुंड का नियम। तो हुंड ने क्या कहा भाई? हुंड ने कहा कि जहां तक संभव होता है वहां तक ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या बोला हुंड ने? हुंड साहब ने क्या कहा? जहां तक संभव होता है कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अयुग्मित का मतलब युग्मित नहीं होंगे, 2 नहीं, केवल 1 होगा। कैसे? अब आपको डी कोष उपकोष में 5 ऑर्बिटल हैं और इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अधिकतम कितने आ सकते हैं डी में? 10। डी में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 10। और आपको डालने कितने हैं? 8। कैसे पढ़ेंगे, है ना? तो हुंड के नियमानुसार हुंड ने क्या कहा कि सबसे पहले मान लीजिए डी का पहला कोष ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, उसके बाद तीसरा ऑर्बिटल, उसके बाद चौथा ऑर्बिटल और उसके बाद आया ये 5वां ऑर्बिटल। ये वाला पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा ऑर्बिटल, ये 5वां ऑर्बिटल। अब आपको इन ऑर्बिटलों में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 8। कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 8।
तो एक स्टूडेंट ऐसा होगा वो 2 इसमें डाल देगा, 2 इसमें डाल देगा, 2 इसमें डाल देगा, 2 इसमें डाल देगा, एक खाली रह जाएगा, क्योंकि 4 ऑर्बिटलों में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने डाल सकते हैं हम? 2। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं हम? 2। तो अब इन ऑर्बिटलों में हम 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे कैसे? ये जो डी उपकोष बना हुआ है आपका, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे कैसे? कैसे डालेंगे? हुंड के नियम से। कैसे डालेंगे? हुंड के नियम से। तो हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम कहता है कि भाई जहां तक संभव हो ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जब उस उपकोष के सभी ऑर्बिटल भर जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से, तब वो प्रारंभ से भरना शुरू करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चक्रण का होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? उसके विपरीत चक्रण का। तो अयुग्मित का मतलब पहले हम डालेंगे एक इलेक्ट्रॉन पड़ गया, फिर डालेंगे एक और, 2 पड़ गया। अभी देखना मैंने युग्मित नहीं किया इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिटल में मात्र ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाला है। पहले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन डाला है? मैंने केवल 1 इलेक्ट्रॉन डाला है। ऐसे ही दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन डाला, फिर तीसरे में इलेक्ट्रॉन डाला, फिर चौथे में और फिर 5वें में। तो हुंड का नियम कहता है कि पहले जहां तक संभव होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कच्छ ऑर्बिटलों में आते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये डल गए, लेकिन हमें डालने कितने थे इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन डालने थे। कितने इलेक्ट्रॉन डालने थे? 8। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रारंभ से भरकर जाएगा, यानी पहले ऑर्बिटल से दोबारा भरकर जाएगा, तब वो उसके विपरीत चक्रण का होगा। विपरीत चक्रण का मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये जानने के लिए हमारी दोबारा से पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ जाएगा। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसके विपरीत चक्रण का आएगा। अब हम यहां से भरना स्टार्ट करेंगे दोबारा से। यहां बीच में नहीं डाल सकते 2 इलेक्ट्रॉन, शुरू में 2 नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हुंड का नियम बोलता है सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं सभी ऑर्बिटलों में, उसके बाद पहले से ऑर्बिटल भरना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चक्रण का होता है। तो विपरीत चक्रण का होगा, फिर से विपरीत चक्रण का होगा, तो कितने हो गए अब? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 आपने पहले डाल दिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसके बाद शुरू से डाला 6वां 7वां और 8वां, पहले ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में और तीसरे ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये हुआ कि हुंड के नियमानुसार अगर हमें डी में 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो 3 ऑर्बिटलों में हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। तो हुंड का नियम क्लियर हो गया होगा? हो गया ना? पी में डाल के बताएं। चलिए भाई, पी में हमको 5 इलेक्ट्रॉन डालना है। ये पी उपकोष बना रखा है। पी उपकोष में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी उपकोष में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। अब आपको पी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कितने डालने हैं? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो कैसे डालेंगे भाई? तो हुंड ने बताया कि पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा पहले कक्षक में, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते क्योंकि इसका जो आगे वाला कक्षक है या ऑर्बिटल है वो अभी खाली है। तो जब तक हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण का नहीं डाल सकते, जब तक कि उस उपकोष के सारे कक्षक या ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरना जाए। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना पड़ेगा आपको? दूसरे ऑर्बिटल में। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना पड़ेगा? तीसरे ऑर्बिटल में। अब आप देखिए कि जो पी के थे, ये पी का x, पी का y, ये पी का
Z। तो तीनों ऑर्बिटल थे, तीनों डाल दिए इलेक्ट्रॉन एक एक करके आपने। अब दोबारा से आपको शुरू से इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा अगर आपको आवश्यकता है तो, और वो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चक्रण का होगा। तो ये हो गया जी आपका चौथा इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आप ऑर्बिटलों में जितनी आपको आवश्यकता है उतने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, परंतु आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो S में केवल एक ही कक्षक होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में ऑर्बिटलों की संख्या होती है 3, तो इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D में ऑर्बिटलों की संख्या है 5, तो इसमें मिला के 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और F में ऑर्बिटलों की संख्या होती है 7, तो इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब ऑर्बिटलों में आप इलेक्ट्रॉन डालना सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हुंड का नियम आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना और बताना कि सर जी हमें अभी हुंड के नियम में ये दिक्कत आ रही है, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आगे आता, आपने बोरबरी का नियम पढ़ा था भाई, वो तो हमने कक्षाओं में डाला था ना इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन का समुचित विन्यास, या बोले उसका ऑर्बिटलों में विन्यास। अब आप जानते हो कि भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, याद है आपको? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद है ना? हाँ जी, कितना है? 1। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ऐसे ही क्लोरीन का होता है 17। तो जब आपके पास क्लोरीन का 17 है, ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु में। अब ये आपको बताना है कि अगर मैं इन 17 इलेक्ट्रॉनों को S, P, D, F में डालूं तो किस में, अगर मैं इनमें डालूं यानी S में, P में और D और F में डिवाइड करूं इन 17 इलेक्ट्रॉनों को, तो कितने कितने आएंगे, है ना? कितने आएंगे अब हमें तो पता नहीं भाई, क्योंकि अभी तो हमने सीखा ही नहीं। तो SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हम यूज करते हैं अफबाऊ का नियम। रचना आरेख होता है अफबाऊ का, मतलब तो इसके लिए हम यूज करेंगे अफबाऊ का नियम। अब पहले जान लीजिए किसका नियम बता रहा हूं मैं, अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम। अब ये नियम कहता क्या है भाई? सबसे पहले तो जब हम SPDF में इलेक्ट्रॉन डालें तो उससे पहले ये कहता क्या है, पहले वो ध्यान लगाइए। तो अफबाऊ का नियम बोलता है कि यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाते चले जाएं, क्या करते चले जाएं, हाइड्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि हम एक एक इलेक्ट्रॉन क्रम से डालते चले जाएं तो हम उच्च परमाणुओं का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। यानी हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या करना है, आपको एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है क्रम से। तो जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, जहां पर जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास करना पड़ेगा, चाह रहे होंगे आप, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको मिल जाएगा। तो अब ये तो बोल दिया, ये तो नियम हो गया, है ना? अब कैसे इन SPDF को ज्ञात करें हम,
तो आप बाहु का नियम बनाने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप बाहु का नियम हम बनाते कैसे हैं, कैसे पता करेंगे कि एस कब आएगा, पी कब आएगा, डी कब आएगा और एफ कब आएगा। आप रट तो लेते हो कैसे, क्या बाहु का नियम बोलता है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d10 4s स्क्वायर 4p6 ऐसे करके डॉट 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 चलता जाता है ना। लेकिन अब मान लीजिए हमें ये याद नहीं हो रहा, आप बाहु का नियम हमसे बन नहीं रहा और याद भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको रफ पर जल्दी से बना के कैसे ज्ञात करें, कैसे आप बाहु का नियम बनाएं हम। सबसे बढ़िया टॉपिक इस पॉइंट में ये है कि हम आप बाहु का नियम बनाएं कैसे जल्दी से जल्दी, है ना। कैसे बनाएं, चलिए मैं 2 नियम बता रहा हूं, आप वो याद रखना। आपको आप बाहु का नियम बड़ी आसानी से याद हो जाएगा और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एस उपकोष है एक लाइन से उसको लिख देना है गिनतियों के साथ। तो 1s लिख दिया मैंने, 2s लिख दिया मैंने, 3s लिख दिया मैंने, 4s लिख दिया मैंने, 5s लिख दिया, उसके बाद 6x लिख दिया, 7s लिख दिया। इससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वो आप 8s लिख सकते हो। वैसे 8s की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे कुल परमाणु जो आवर्त सारणी में परमाणु व्यवस्थित किए गए हैं उसमें केवल 7 ही आवर्त होते हैं। चलो वो कभी आगे बताएंगे। तो आप बाहु के नियम में क्या करना है, पहले आपको एस उपकोष को एक तरफ से लिख लेना है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। एक नंबर छोड़ के स्टार्ट करना है आगे वाले उपकोषों को। पॉइंट नोट करिए। अब जो आपको उपकोष बढ़ाने, अब एस के बाद पी आता है ना, और पी के बाद डी आएगा और डी के बाद एफ आएगा। पहले एस आ गया, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा। तो आपको एक एक बढ़ाते जाना, यानी ऊपर वाली जो संख्या लिखी है आपने वो आगे वाले उपकोष के लिए छोड़ देनी है। तो 1p नहीं लिखेंगे हम, 1p नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। समझ में आ गया ना। एक छोड़ के अगले वाला उपकोष लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें आप बाहु का नियम बनाना है। कोई ये फिक्स परमानेंटली नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है। अगर आपको सीधा सीधा याद हो रहा है तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हो, वरना शॉर्ट ट्रिक से ये हम बनाना सीख रहे हैं आप बाहु का नियम। उसके बाद कौन सा आएगा जी, 3D 4D 5D 6D 7D, है ना। फिर और छोड़ना एक 4F 5F 6F और 7F। जहाँ तक आपको जरूरत पड़ेगी, इतनी जरूरत नहीं पड़ती वैसे इस क्लास में, 11th में 12th में हाई स्कूल में, जहाँ तक आपको जरूरत पड़े एक छोड़ के एक लिख देना है, बस जल्दी लिख देना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए देर हो रही है, आपको तो फटाफट लिख देना है। अब क्या करना है, आपको ये काटने हैं। कैसे, लाइन से तिरछे। अगर ऐसे, तो अगर आपने जितना काटा है वो जोड़े में काटना है, बस इतना याद रखना। यानी जितना काटा है वो किस में काटना है, जोड़े में। जोड़ा काटना है, जोड़ा का मतलब 2, जोड़ा का मतलब क्या होता है 2। तो मैंने पहले एक काटा है तो एक ही अगली बार कटना चाहिए, तब एक का ये जोड़ा हो गया ना, एक का जोड़ा। भाई एक काटा और मैंने बोला जितने काटे वो जोड़े में कटने हैं। अब हमें 2 काटने हैं तो 1 और 2,
फिर क्या करना है, 2 को जोड़े में ही काटना है भाई, 2 को जोड़े में ही काटना है। कोई दिक्कत हो रही है ना, पहले 1 काटा, 1 फिर 1 जोड़ा बनाना था, 2 फिर 2 जोड़ा बनाना था, अब 3। अब जब 3 काटने तो 3 जोड़े में ही होने चाहिए, है ना। अब 4, अब 4 भी तो जोड़े में चाहिए, तो मेरा 1 कम पड़ रहा है यहाँ पे भाई, लिख ले रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी शायद आपको यहां तक जाने की। ये कट गए जी, कट गए ना, समझ में आ गया क्लियर। क्या करना है, पहले 1 काटना है तो वो जोड़े में काटना है, 1 फिर 1, 2 फिर 2, 3 फिर 3, 4 फिर 4, यानी आपको पहले तो 1 1 कम करते लिखते जाना है और जोड़े में काटते जाना है। अब एक का मुंह और दूसरे की पूंछ से मिलाते जाना है, तो यहां से आप स्टार्ट करें ऐसे, तो इसका मुंह हो जाएगा, पूंछ इसकी इधर है, तो इसका मुंह और इसकी पूंछ, इसका मुंह और इसकी पूंछ, इसका मुंह और इसकी पूंछ, इसकी पूंछ हो गई, फिर इसकी भी हो गई, अब इसकी भी हो गई, और अब इसकी भी हो गई। तो आप चलते जाइए और लिखते जाइए। अब मैं लिख दे रहा हूं आपको, देखो पहले क्या आएगा, 1s² आएगा, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, आपको जितनी जरूरत पड़े उतनी डाल देना। 1s के बाद चले तो 2s आ गया, 2s के बाद चले तो 2p आ गया, 2p के बाद चले तो 3s आ गया, और 3s के बाद चले घूम के भाई ऐसे चल रहा है, हमें ये पथ जो बनाया है उसी के हिसाब से हमें चलते जाना है। तो 3s के बाद 3p आ गया भाई, 3p के बाद 4s आ गया, 4s के साथ चले तो 3d आ गया 10, और 3d से फिर से 4p आ गया, और 4p के बाद 5s² आ गया। डॉट डॉट आप ऐसे ही चलते चले जाना। वैसे यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो आपने डाल चुके हो। अगर आप और चाहते तो और आप आगे बढ़ते जाना। तो कैसे बनाना है भाई, आप बाहु का नियम समझ में आया क्लियर। पहले आपको उपकोष लिखने हैं क्रम से, पहले एस का 1 2 3 एस 4 एस, एक छोड़ के पी का, फिर एक छोड़ के डी का, फिर एक छोड़ के एफ का, और फिर आपको ये काटने हैं जोड़े में। जोड़े में किस में काटने, जोड़े में काटने। पहला एक कटा तो फिर से 1, 2 कटे तो फिर से 2, 3 कटे तो फिर से 3, यानी जोड़े में काटने हैं। क्लियर समझ में आ रहा होगा। पहले 1 कटा तो फिर 1 जोड़ा हो गया ना 1 1 का, फिर 2 2 का जोड़ा हो गया, फिर 3 3 का जोड़ा हो गया, फिर 4 4 का जोड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। सेम बिंदु नहीं मिलाने हैं इनके, आपको इसका मुंह उसकी पूंछ मिलानी है। तो 1s से यहाँ पे आए, घूमे इसकी पूंछ मिलाई, 2s से आए फिर इसकी पूंछ मिलाई, 3s गए इसकी पूंछ मिलाई, फिर ऐसे करके ये मिलते जाना है। और आपको जितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, जिस परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, आप उसको ज्ञात कर सकते हो। मुझे किसका करना था, आप कह रहे हो सर Cl17 का करके बताइए। तो भाई देखिए, तो स्टार्ट करिए। 1s², 2 इलेक्ट्रॉन गए आपके, फिर 2s², 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 2s² तक, फिर 2p6 आ गया, फिर आपका 3s² आ गया। जरा गिन ले रहे हैं, तो 2 और 2 ऊपर वाले जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 का मतलब 4 हो गए, फिर 6 का मतलब 10 हो गए,
फिर 2 का मतलब हो गए 12, फिर 3s² के बाद आता 3p6, कितना आता 3p6 आता, कितने हो गए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 हो गए ना, ज्यादा हो गए क्योंकि हमें कितने डालने थे 17। तो भाई ज्यादा नहीं हो सकते 6 से, लेकिन कम रह सकते हैं 6 से। यानी 6 का मतलब ये नहीं कि प्योर 6 ही आने चाहिए, जितनी आपको आवश्यकता है आप उतने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम आ सकते हैं उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पे 19 होता तो आपको नया ऑर्बिटल या उपकोष बनाना पड़ता जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाता। तो 1s² Cl में 2s², 2p6, 3s² और 3p5 आया, 3p5। तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। किससे हो गया ये? अफबाऊ नियम से। तो आप ऐसे किसी का भी कर सकते हो भाई। Na का 11 है तो 11 डाल दीजिए, 1s², 2s², 2p6, 3s² आता, लेकिन अब 3s1 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11 हो गया ना। तो अफबाऊ का नियम स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। दोबारा सुन लीजिए क्या करना होता है अफबाऊ में। पहले ऑर्बिटल उपकोष लिख दीजिए 1 से लेकर 1 2 3 4 जितना आपकी मर्जी हो, 8 से नीचे नहीं जाते, ज़्यादातर हम 7 पे ठहर जाते हैं। फिर 1 छोड़ के लिखना है, अगले वाला जो उपकोष है वो आपको 1 छोड़ के लिखना है, यानी 1p नहीं लिखना, 2p से स्टार्ट करना है। तो 2p 3p से लेकर आप जितना नीचे जा रहे हो, फिर 2d नहीं आएगा क्योंकि 1 छोड़ना है, क्योंकि 1 छोड़ना क्या आता फिर 3d 4d 5d और 6d। दोबारा से 1 छोड़ दीजिए तो 4f और 5f, 4f और 5f। कोई दिक्कत नहीं है ना? कि है कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो फिर आपको ये काटनी है, लाइनें बनानी है। लाइनें कैसे बनानी है? 1 काटा है पहले, फिर 1 काटोगे, जोड़े में काटना है, वर्ड याद रखिएगा। जितने काटे वो किस में काटने हैं? जोड़े में। तो 1s कट गया, यानी 1 बार कटा 1, तो दूसरी बार भी 1 कटा, फिर 2 कटे तो दूसरी फिर 2 कटेंगे, 3 कटे तो फिर 3 कटेंगे। फिर पहले का मुंह और दूसरे की पूंछ से बीच में लाइन को मिला देना है। मुंह से मुंह नहीं मिलाना वरना गलत हो जाएगा। क्या करना है? मुंह से उसके पिछले वाली साइड को मिला देना है। तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आए, इसके पीछे ऐसे गए, यहाँ से आए फिर ऐसे गए, यहाँ से आए फिर ऐसे गए। ऐसे करके आप फिर अफबाऊ को ऐसे क्रम से लिख सकते हो। यहाँ पर चलकर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s और 4f। दिक्कत अब नहीं होगी ना? तो अफबाऊ नियम कर लोगे, कर लेंगे ना। हुंड का नियम इससे पहले समझ में आ गया ना, हुंड का नियम भी आ गया होगा और अफबाऊ का नियम भी आपको अब समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा अफबाऊ से? अफबाऊ से आप परमाणु का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कर सकते हो। कैसे? कि जो पहले नंबर होते हैं ये बताते हैं इसके आवर्त को, लास्ट में आपको लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो देखना है कहाँ पे पड़ा हुआ है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखना है कहाँ पे पड़ा हुआ है। उससे पहले जो नंबर लिखा होगा वो आपका हो जाएगा आवर्त। ये जो नंबर लिखा है पहले इससे, ये हो जाता है आपका आवर्त, और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो कहलाती है उसका वर्ग। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो दोनों 3 के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर कितना बन गया? आवर्त तो आ रहा था 3, लेकिन वर्ग बन जाएगा आपका 7। वर्ग कौन सा बन जाएगा? 7। यानी जो आवर्त है उसके सारे इलेक्ट्रॉनों को आपको जोड़ना है। जैसे यहाँ पे 3 3 था ना,
तो 3 3 एक ही आवर्त है, तो इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को क्या करना है, या 3 भी अगर आ रहे हैं तो उन तीनों को ऐड कर देना है, वो बन जाएगा वर्ग। तो क्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में और 7वें वर्ग में स्थित होता है। सोडियम में देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है इस वाले में, तो इसका आवर्त तो ये हो गया, इसका भी आवर्त क्या बना आपका 3, इसका भी आवर्त कितना बन गया 3 बन गया ना। हाँ, और वर्ग कौन सा बनेगा जरा बताइए। अब देखिए 3 यहाँ पर है, आगे तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक ही रह गया, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो कितना आ गया 1। तो जो सोडियम है वो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त का और पहले वर्ग का तत्व है। तो आप अफबाउ नियम से आवर्त सारणी में उस परमाणु का स्थान भी निर्धारित कर सकते हो। तो क्लियर हो गया होगा, हुंड का नियम क्लियर हो गया होगा, अफबाउ का नियम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है ना जी। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट नीचे आता है ऑप्शन, कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल NCERT क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल की जो बेल आ रही है उसको दबा दें और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उसको देख सकें। थैंक यू।